Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हर दिन की भांति शानदार रहने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग 13वें सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 12 सेट ऑलरेडी हो चुका है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। यकीन मानिए आपके आगे आने वाली एनटीपीसी की परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हम आज के जो वीडियो का सेट लेकर आए हैं वो 5 अप्रैल 2016 में पूछे गए जीके जीएस प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा देर समय व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर है कुमार संकारा। कुमार संकारा विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक मारे थे। कब मारे थे? 2015 में। कुमार संकारा की बात हो रही है तो कुमार संकारा आपको पता होगा कि ये लेफ्ट हैंड के थे, लेफ्टी खेलते थे। साथ साथ यदि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने की बात हो तो 2019 के वर्ल्ड कप में हमारे रोहित शर्मा जी 5 सेंचुरी मारकर कुमार संकारा को पीछे पछाड़ा था। लेकिन यदि वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन की बात हो तो सबसे ज़्यादा रन हमारे सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे। ठीक है, कुमार संकारा को आप लोग अवश्य जानते होंगे। ये श्रीलंका के थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे, बहुत बेहतरीन खेलते थे, कैप्टन भी रह चुके थे श्रीलंका टीम के। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। लगातार 4 शतक है, लगातार 4 शतक सिर्फ यही मारे हैं। रोहित शर्मा 5 शतक मारे हैं, लेकिन किसी में बीच में रुक भी गए थे, लगातार नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूरे किए। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह बात आप लोगों को अवश्य पता होगी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापना की गई थी। 2016 में 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसका मतलब 1916 में इसकी स्थापना की गई होगी। अच्छा देखिए, 2016 में ही इसके 100 वर्ष पूरे हुए और 2016 में ही प्रश्न पूछा गया। तो ये भी देखते रहना कि कौन सा माइलस्टोन आने वाला है या इस वर्ष कोई, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो इस प्रकार से हमें देखते रहना है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि 2020 में कोई क्रांति हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसकी स्थापना के 100 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष ऐसे यदि पूर्ण किया हो तो उसे ध्यान रखिएगा। और यदि ऐसा कोई न्यूज आपके पास हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बीएचयू के बारे में जानते हैं। ये तो आपको पता चलता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। मदन मोहन मालवीय जी इसकी स्थापना किए थे। कब स्थापना किए थे? बसंत पंचमी के मौका पर। ठीक है, और देखिए इधर 11 जून को रैंकिंग आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आया था, जिसमें तीसरा स्थान पर था बीएचयू। बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है। इसमें बहुत बेहतरीन लड़के पढ़ते हैं और इससे यदि एक बार इससे पढ़ लिए तो आपकी नौकरी तो पक्की है, कि नौकरी तो हो ही जाएगा चाहे जहाँ भी हो जाए। इधर हाल ही में बहुत ट्रेंड में रहा था बीएचयू, क्योंकि यहाँ संस्कृत पढ़ाने एक मुस्लिम टीचर आया था। ये सब बातें आपको पता होगी। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में मानव उत्सर्जित करता है। तो ये बातें आपको बहुत आसानी से पता होगी। ये सब साइंस के अपर लेवल के क्वेश्चन है, मतलब एकदम लोअर लेवल के क्वेश्चन है, सॉरी। तो श्वसन क्रिया में मानव क्या उत्सर्जित करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। लेता क्या है? ऑक्सीजन लेता है। पेड़ इसके विपरीत, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी तरह से साइकिल बना रहता है हमारे वातावरण का और हम लोग जीते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानना नहीं है। ऐसे भी है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, नॉन टेक्निकल एग्जाम है, ज़्यादा डीप जाके इससे साइंस पूछेगा नहीं। चौथा प्रश्न है कि किस वर्ष भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया? ये प्रश्न आसान है, पॉलिटी का है, यदि आप लोग जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो जानिए। सबसे पहले पता होगा कि भारत में कौन आया था सबसे पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश पहले जितने भी कारोबार चलाते थे, ब्रिटिश अपने डायरेक्टली नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर शासन कर रहे थे। लेकिन जब से 1857 की क्रांति हुई थी
तो उसके बाद डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और उसके जगह पर डायरेक्ट 1858 में महारानी के हाथ में आ गया बागडोर भारत का। ठीक है, महारानी उस समय कौन थी? इंग्लैंड की विक्टोरिया थी। और इसमें बहुत सारी बात हुई थी 1858 में। उसमें एक अधिनियम बना था जिसमें हुआ था कि गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसरॉय आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये सब को हटाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा। और तो भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे, ये आपको कमेंट में जवाब देना है कि भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, गतिमान लिफ्ट है, यदि एक समान गति से ऊपर या नीचे हो रही है तो व्यक्ति के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार न तो घटेगा न तो बढ़ेगा। लेकिन यदि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लिफ्ट नीचे आता है तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। अच्छा, यदि लिफ्ट नीचे आ रहा है और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उस स्थिति में जो व्यक्ति लिफ्ट में होता है उसे भारहीनता का अनुभव होता है। यदि एक समान गति से तेज गति से आने लगे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति ऊपर टकरा भी सकता है जाकर लिफ्ट के छत से। ये सब बातें होती है लिफ्ट में, ये सब गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पढ़नी है। बहुत बड़ा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, कहीं पर भी, कहीं पर क्या, हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ दिया हुआ है, आप लोग जाके आराम से पढ़िए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए, 2016 में एग्जाम हुआ है तो 2012 का पूछा, इस बार एग्जाम 2020 में होने वाले हैं तो आपसे 2016 का पूछ देगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, मैं दोनों बताता हूँ। सबसे पहले 2012 की बात कीजिए तो टॉप पर अमेरिका था। 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो लंदन, यूके, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, वहाँ हुआ था 2012 का ओलंपिक खेल। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका। इंडिया का स्थान तो पूछिए ही मत, 58 नंबर पर था। इंडिया 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था, गोल्ड एक भी नहीं। ऐसी हो गई 2012 में। और यदि 2016 की बात करें तो 2016 का रियो ओलंपिक आप लोगों को एकदम याद होगा, रियो, ब्राज़ील के रियो में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इसमें भी अमेरिका ही टॉप पर था। कितना गोल्ड था इसका बात मत कीजिए, ओवरऑल अमेरिका का मेडल 121 था और भारत का मेडल 2 था, जिसमें 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। सिल्वर जीतने वाली पीवी सिंधु। इतनी बातें ओलंपिक के बारे में। और अगला 2020 में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं कोविड-19 के कारण, तो अब 2021 में होगा। कहाँ होगा? टोक्यो में होगा। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ये बात बहुत ही आसान है। विद्युत का सुचालक, सुचालक मतलब सही चालक, मतलब उसके थ्रू विद्युत पास होनी चाहिए। तो एल्युमिनियम से विद्युत पास हो जाएगा, टंगस्टन से भी विद्युत पास हो जाएगा, धातु है ये सब, निकल से भी पास हो जाएगा, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन से पास नहीं होगा। अब तो नहीं, लेकिन पहले जब आप ट्रांसफॉर्म या विद्युत के पोल, बिजली पोल पर देखते थे कि चीनी मिट्टी का लगा होता था, उसके थ्रू तार डाइवर्ट किया जाता था, तार को इधर से उधर। ठीक है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। ऐसे आप लोग देखते होंगे सर्किट जो होता है, फ्यूज होता है, उसमें भी चीनी मिट्टी का ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये सब विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, डिप्थीरिया जो बीमारी है यह दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया जो है नाक और गले का रोग है, इसमें श्वास लेने में मुश्किल हो जाती है। अच्छा, एन्यूरिज्म क्या है? ये सब दिल की बीमारी है। एन्यूरिज्म जो महाधमनी होती है दिल की, उसमें कमजोरी आ जाती है। कार्डियोमायोपैथी क्या है? ये भी दिल से ही संबंधित बीमारी है। ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन जानते रहिए थोड़ा थोड़ा सा। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है दिल की मांसपेशी में कभी भी होने वाला वंशानुगत रोग, मतलब कार्डियोमायोपैथी वंशानुगत रोग है। और मायोकार्डियल रप्चर भी हृदय से संबंधित रोग ही है। इसमें क्या होता है, हृदय के मांसपेशियों में छिद्र हो जाता है। मतलब ये तीनों बीमारी हृदय से संबंधित है, जबकि डिप्थीरिया हृदय का नहीं, नाक और गले का रोग है, जिसमें श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। इतनी बातें हुई इसके बारे में। अब हम लोग चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर। ज्योग्राफी का प्रश्न है, भारत पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग को कवर करता है? ये देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन नंबरिंग नज़दीक नज़दीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि जवाब क्या देना है। तो देखिए, याद रखिएगा कि भारत संपूर्ण विश्व के भूभाग का 2.4% कवर करता है। हम लोग का एक गाना जो बहुत ही फेमस है अनिल कपूर का, राम लखन मूवी देखे होंगे, 1 2 का 4, तो उससे याद रखिएगा
2.24, ठीक है। 2.4 याद रखना है गाना के थ्रू, 2.4, ठीक है। 1 2 का 4 नहीं गा के हम लोग को याद रखना है 2.4, ठीक है। और आपको पता होगा कि भारत जो है एरिया वाइज रैंकिंग यदि भारत की बताएं तो क्या है, ये आपको कमेंट में देनी है कि भारत की एरिया वाइज रैंकिंग क्या है और टॉप पर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। ये मैं बताता हूँ, रूस का है। आप लोग देखते होंगे रूस बहुत बड़ा है, पहले तो और बड़ा था, अब तो कुछ छोटा हुआ है, ठीक है। 10वें प्रश्न की हम लोग पहुँच चुके हैं। प्रश्न है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये क्या होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब अस्तित्व में आया, तो यह 2010 18 अक्टूबर 2010 को अस्तित्व में आया। मान लीजिए ना ये एक पर्यावरण अदालत है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है 2010 में एक्ट पारित हुआ, एनजीटी एक्ट पारित हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा वन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारा किया जाएगा। ये था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि मूल कर्तव्य में हमारा 48 के ए में ये भी लिखा हुआ है कि हमें पर्यावरण की संरक्षण करना है। एनजीटी की स्थापना तो हो गई, इसका क्या कार्य प्रणाली है ये भी डिफाइन हो गई, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें पूर्ण रूप से मेंबर ही नहीं है, इसके अधिकांश सीट खाली है। तो ये सारी दिक्कत है एनजीटी की। बस सिर्फ ये बन चुका है एक बॉडी पर्यावरण की संरचना के लिए, लेकिन संरक्षण के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा, खाना पूर्ति सिर्फ हो रहा है। छोड़िए, हमें बस प्रश्न से मतलब है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगले प्रश्न के हम लोग चलेंगे। 11वां प्रश्न है कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है, टेक्निकल भाषा में आप लोग समझिएगा कि नॉन टेक्निकल में, छोड़िए नॉन टेक्निकल से ही समझाता हूँ। कंपाइलर होता है, मान लीजिए कि आप अमेरिका चले गए घूमने के लिए, ठीक है। अब वहाँ आपको तो हिंदी आ रहा है, भोजपुरी आ रहा है बोलने, मैथिली आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, ठीक है, पंजाबी आ रहा है आपको, लेकिन वहाँ तो सब लोग इंग्लिश बोलेंगे, वो आपको नहीं आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, ट्रांसलेटर का यूज कीजिएगा कि आप भाई उसके भाषा को ट्रांसलेट करके, आप समझ लीजिए, आप अपने भाषा को ट्रांसलेट करके उसके तक पहुँचा दीजिए। ये हो गया आपकी बात। तो ऐसे ही कंपाइलर है कि हाई फाई लैंग्वेज को यह कंप्यूटर के लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, हाई फाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। यही है कंपाइलर का काम, यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 12वें प्रश्न की हम लोग बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के विषय पर आयोजित ऐतिहासिक दलों का सम्मेलन COP21 2015 का आयोजन किस शहर में किया गया। ये COP21 जो होता है यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। तो 2015 में इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। अच्छा, सबसे पहला COP1 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको पता है? नहीं पता है, बताता हूँ, बर्लिन में किया गया था, जर्मनी के, ठीक है। अच्छा, सबसे लेटेस्ट अब कौन हो चुका है COP, तो COP25 लेटेस्ट है, ठीक है। इसका आयोजन मैड्रिड में किया गया था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नेक्स्ट COP26 होना था यूके में इसी वर्ष नवंबर के महीने में, लेकिन कोविड-19 के कारण अगले साल मतलब 2021 में अब होगा COP26। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है हर एक वर्ष होता है। यह वार्षिक सम्मेलन है जिसमें जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसे हम परिवर्तित होने से कैसे रोक सकते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन होना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन असमय परिवर्तन हो जाना ये बहुत ही हमारे लिए ख़राब है। आप लोग ये इसका अनुमान आप लोगों को लग रहा होगा कि बारिश कब होना चाहिए, कब हो रहा है, ऐसी होती है। इस सब को रोकने के लिए ही जलवायु परिवर्तन, और इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर है कि ओजोन के लेयर को कैसे रोकना है, हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे रोकेंगे, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। उतना आपको नहीं जानना है। अब 13वें प्रश्न को जानिए। प्रश्न है किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का काम यह अकेले करेगा। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, ठीक है। इसका नाम रखा गया परम 8000। हमारे जो इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी का यह सपना था कि हमारा भारत डिजिटली आगे बढ़े, ठीक है। उस समय अमेरिका सुपर कंप्यूटर बनाता था बहुत बढ़िया बढ़िया, जिस समय यह परम 8000 आया। मतलब कब आया, 1991 में आया। तो 1991 में परम 8000 जिस वर्ष आया, तो उस समय अमेरिका कंप्यूटर बनाता था सुपर कंप्यूटर,
भारत को अपना सुपर कंप्यूटर बनाना था, लेकिन उसे अमेरिका से मदद भी नहीं लेनी थी। तो इसीलिए भारत स्वदेश रूप से बिना किसी देश का हेल्प लिए अपने खुद सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम परम 8000 है। उसके बाद फिर उसी साल रूस से एक और कंप्यूटर, रूस की मदद से एक और सुपर कंप्यूटर बनाया था भारत। ठीक है, अभी यदि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का प्रत्युष है, आपको पता होगा ये सारी बातें। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला परम 8000 था। ठीक है, इतनी बातें इसके बारे में बहुत हो गई। 14वें प्रश्न की हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, चीन के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 2015 में भारत की यात्रा की थी। ये कौन होंगे? शी जिनपिंग, अभी भी यही है राष्ट्रपति। बहुत बार भारत की यात्रा कर चुके हैं, जैसे देखिए 2015 या 2014-15 में ये यात्रा किए थे, 2019 में भी यात्रा किए थे। तो सबसे पहले जानिए कि 2014-15 में यात्रा जो किए थे, तो मोदी जी बहुत चालाक हैं, चतुर हैं। 2014-15 में जब यात्रा किए थे तो उनको गुजरात घुमाए, गुजरात की तरफ, मतलब वेस्टर्न इंडिया घुमाए। जब अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए, तब इनको ये चेन्नई घुमाए, चोल के स्मारक घुमाए, चोल के मंदिर घुमाए, शोर टेम्पल घुमाए। मतलब ये लोग ब्रिटिश की चीज़ों को न घुमाकर अब हम लोग अपने पुराने चीज़ों पर बल दे रहे हैं, उसे उजागर करने में लगे हुए कि देखो तुमसे बढ़िया बढ़िया चीज़ हमारे पास था पहले से ही। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई। और बस ये आने से बस घूमने ही आते हैं, इनसे कुछ फ़ायदा होता नहीं है हमें बस, और इनसे दिक्कत ही होता है। 15वें प्रश्न की हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न है, अवरक्त किरणें हैं। तो अवरक्त किरणें के बारे में आपको पता होगा, हिंदी में नहीं पता होगा तो इंग्लिश में पता होगा, इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। ठीक है, इंफ्रारेड जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अवरक्त किरणों के बारे में आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा। अच्छा, अवरक्त किरणें की बात करें तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज हर्शेल ने की है। ठीक है, यह अवरक्त किरणें क्या है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का एक प्रकार है। ठीक है, जिसका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। इसका बहुत सारा यूज है अवरक्त किरणें का। जैसे हम लोग टीवी का रिमोट का यूज करते हैं। ठीक है, लेजर का यूज करते हैं, लेजर लाइट, उसमें भी अवरक्त किरणें का यूज होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच करना हो तो उसमें भी अवरक्त किरणों का यूज होता है। ठीक है, हमें बॉर्डर पर सिक्योरिटी देनी हो तो उसमें भी अवरक्त किरणों का यूज होता है। तो अवरक्त किरणें बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, इतनी बातें अवरक्त किरणें के बारे में बहुत हो गई। 16वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, वर्णांधता है। तो वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आनुवांशिकीय रोग है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होती है। ठीक है, डीएनए के थ्रू। कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है इसमें ये कि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब कलर आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए आप रेड कलर को देख रहे हैं तो आपको पिंक दिखाई देगा, ब्लू कलर को देख रहे हैं तो आपको आसमानी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, परफेक्ट कलर आपको दिखाई नहीं देगा। यही होता है कलर ब्लाइंडनेस। और बहुत सारे आनुवांशिक रोग की बात करें तो बहुत सारे आनुवांशिक रोग है जो होते रहते हैं, संचित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। जैसे डायबिटीज हो गया, थैलीसीमिया हो गया, कैंसर भी हो गया, डिप्रेशन तो रोग नहीं है, जानबूझकर इसे रोग बना दिया जाता है, हृदय रोग हो गया। ये सब भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचित होते रहती है। तो ये सब भी एक आनुवांशिक रोग है। लेकिन वर्णांधता लगभग टाइम में देखा जाता है कि यह एक आनुवांशिक रोग ही है और ज़्यादातर यह पुरुषों में होता है। 17वें प्रश्न की हम लोग आ गए। प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हमारे मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री। देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। कब किए थे? तो 1923 को, एकदम 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, स्वराज पार्टी थी और महात्मा गांधी थे, दोनों का तो एक ही मकसद था कि हमें आज़ादी लेना है, लेकिन डिफरेंस था। महात्मा गांधी चलाते थे असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी चाहती थी कि हम सहयोग करें उसका, लेकिन उसको भंग करें। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी चल रहा है, ठीक है, और दो हमें उसे बर्बाद करना है, तो कैसे बर्बाद करेंगे? एक तो होगा कि सभी वर्कर्स असहयोग करें, मतलब हम कोई काम ना करेंगे, तुम ऐसे ही बर्बाद हो जाओ। ना तो दूसरा तरीका ये है कि हम लोग पहले बढ़िया से एलिजिबल होकर, क्वालिफाई होकर उसके ही मैनेजर बन जाएं, कुछ बन जाए, उसकी कंपनी में अंदर घुसकर उसके कार्यों को तहस नहस कर दे। तो ये स्वराज पार्टी करना चाहती थी, यही वाला सेकेंड वाला काम। और महात्मा जी वही असहयोग आंदोलन, कुछ तो हमें करना नहीं है, असहयोग का रट्टा लगाना है। आप लोग सुने भी होंगे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया समा कमाल। 18वें प्रश्न को देखते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध में शत्रुओं की पनडुब्बी की पहचान करने हेतु विकसित तकनीक थी। तो यह सोनार तकनीक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यह किरणें भेजता है। सोनार जो डिवाइस होता है यह किरणें भेजता है, और यह किरणें यदि नीचे में कुछ है तो उससे टकराकर वापस आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नीचे में कुछ है। तो इस किरणें का यूज, सोनार का यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आपको पता होगी कि यह 1939 से लेकर 1945 तक चली थी। और देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ही रडार का भी यूज बहुत ही व्यापक तरीके पर हुआ था। रडार 1930 तक बन के तैयार था, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज रडार का कब हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ, 1939 से 45 में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में पनडुब्बी का पहचान सोनार से, और ऐसे पता करना हो तो रडार से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में स्थित है, लेकिन कहाँ स्थित है अमेरिका के? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसके पहले, कुछ साल पहले सबसे ऊंची मूर्ति थी विश्व की, लेकिन जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना ऊंचा है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बात चला है तो थोड़ा सा जानिए कि 1886 में फ्रांस इसको अमेरिका को गिफ्ट कर दिया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में किसकी मूर्ति लगी हुई है? तो यह रोमन देवी की मूर्ति है। ठीक है, इनके दाएं हाथ में मसाल है, आप लोग को एकदम ऐसे मसाल लेके खड़ा है वो, और बाएं हाथ में क्या है? एक बुक है, किताब है, जिस पर लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776, मतलब उसी दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो वही लिखा हुआ है उस बुक पर। इतनी बातें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बहुत हो गई। यह न्यूयॉर्क में स्थित है, ये बातें आपको पता चल गई होगी। अगला प्रश्न है, यूरो किसका मुद्रा है? तो यूरोपीय जोन मतलब यूरोपीय संघ की मुद्रा है आधिकारिक रूप से। यूरोपीय संघ में अभी कितने देश है? 28 देश है, तो इसमें से करीब 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा कौन है? यूरो ही है। तो ये नहीं कि आप लोग 1-2 मारिएगा। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपीय जोन की मुद्रा है। इसका एक ट्रिक भी है कि यूरो किस किस देश की मुद्रा है, ये आप कमेंट में देना है, नहीं तो आप ऐसे ही बताइए कि यूरो किस किस देश की मुद्रा है। कम से कम 4-5 महत्वपूर्ण देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा यूरो है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, और हाँ भाई लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए कम से कम, और क्वेश्चन को तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, भीष्मा की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने महल। या ऐसे जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि उसका शहरीकरण। इसी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसकी शहरीकरण जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही लाजवाब था। क्या था? इस पहले तो ईंट से बने हुए घर थे, सड़क भी पक्की थी। ठीक है, सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियाँ थी, घरों में बहुत सारे कमरे थे, रसोई घर थे, स्नान घर थे, आंगन थे, इसीलिए इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये बातें आपको पता होगी। अच्छा, ये बात जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहे? मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कह सकते थे। तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई पुराना स्थल, हिस्टोरिकल स्थल का खुदाई हुआ, तो जिस जगह पहले खुदाई हुआ वहाँ कुछ साक्ष्य मिले तो उसी के नाम पर उसका नाम भी रखा जाता है। तो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अभी तक इसमें करीब 1500 जगह खुदाई हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और भारत में यदि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी स्थल कहाँ निकलते हैं, ये आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपसे हमेशा प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, भारत में जो लोथल है, लोथल नदी के किनारे है। यह सबसे प्रमुख बंदरगाह था, लोथल इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, और भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन था? तो राखीगढ़ी था, जो घग्गर नदी के किनारे था। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्मारकों का समूह खजुराहो कहाँ स्थित है? तो स्मारकों का समूह खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के यदि जिले की बात करें तो छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं। जब जिस समय बना था ही तो उस समय करीब 55 मंदिर थे, लेकिन अब कुल मिलाकर 22 मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें हिंदू और जैन मंदिर थे। आपसे ये प्रश्न हो सकता है पूछा जा सके
कि कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर में स्थित है, किस पुराने स्मारकों में स्थित है। तो आपको अजंता एलोरा की मंदिर दे देगा, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं दे देगा, और फिर आपको ये खजुराहो की स्मारक भी दे देगा। तो खजुराहो का स्मारक का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर में से एक है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। और इसे आपको पता होगा कि 1986 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसे खजुराहो का स्मारक कौन बनाया था, खजुराहो का जो मंदिर थे जितने भी, कौन बनाया था, तो चंदेल शासक द्वारा निर्मित किया गया था। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, शायद आप लोगों को पता हो या न भी हो, छोड़िए। अगले प्रश्न को देखिए, 22वां प्रश्न है, राज्यसभा को के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आप लोगों को बहुत ही आसानी से पता होगी कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। यदि इंग्लैंड की बात करें, क्योंकि हमारी सारी संघीय व्यवस्था इंग्लैंड से ही प्रेरित है, तो इंग्लैंड में राज्यसभा को क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। तो उसी तरह से भारत में राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब क्या, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं राज्यसभा में ही। लेकिन बीते दिन आप लोग देखे होंगे कि राज्यसभा में कितना निंदनीय घटना हुई थी, खासकर उपसभापति के साथ, हरिवंश राय जी के साथ कितनी निंदनीय घटना हुई थी। उनका माइक तोड़ने की कोशिश की गई, पेपर रूल फाड़ा गया, ये सब गंदी बात है, निंदनीय, बहुत ही खराब लगता है ऐसा सुनने में, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में सभी बातें आपको पता हो गई होगी। एक बात आप लोग कमेंट कीजिएगा कि राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है संविधान के, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है। तो बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है, भारत और म्यांमार से मिलती है। उस समय बांग्लादेश हाईलाइटेड था, इसलिए बांग्लादेश से प्रश्न पूछा गया। इस समय अभी चीन हाईलाइटेड है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगला जो भी प्रश्न पूछा जाएगा चीन से पूछा जाएगा। चीन की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में याद रखिएगा। वुहान शहर के बारे में तो याद रखना ही है आपको, किस नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। चीन का मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल, उसे भी याद रखिएगा। ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखते रहिएगा। तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से टच करती है। यदि भारतीय राज्यों की बात करें तो यह 5 राज्यों से टच करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, स्टेनलेस स्टील एक है, तो यह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, मोलिब्डेनम पाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण धातुओं का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। एक देखिए स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। स्टील होता है कम मजबूत, स्टील ज़्यादा मजबूत होता है, स्टेनलेस स्टील कम मजबूत होता है। स्टील में क्या होता है, लोहा के साथ कार्बन मिला होता है, तो स्टील में जंग लग सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में ये सतलेपन गैल्वेनीकरण किया हुआ रहता है, जिसके कारण इस पर जंग न लगने की संभावना रहती है। बहुत कम केस में, न के बराबर केस है कि इस पर जंग लग जाए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, 25वां प्रश्न है कि एक वयस्क मानव के मुख से मलद्वार तक का संपूर्ण पाचन क्षेत्र लगभग कितना मीटर लंबा होता है। तो यह 9 मीटर लंबा होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र, बहुत ही, पाचन तंत्र की यदि बात मैं करने लग जाऊं तो 2-3 घंटा इसी में लग जाएगा। यह बहुत बड़ा लेक्चर है पाचन तंत्र, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस याद रखिए कि मानव का मुख से लेके अंत तक, मलद्वार तक का संपूर्ण पाचन क्षेत्र की लंबाई कितनी है, लगभग 9 मीटर लंबी है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। 26वां प्रश्न है कि बारूद में मुख्यतः क्या होता है। तो बारूद में मुख्यतः पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बारूद का यूज कहाँ होता है, तो बारूद का यूज सबसे ज़्यादा पटाखा बनाने में होता है। और यदि पटाखा की बात हो रही है तो ये बात तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु में जो शिवसागर है, शिवकाशी है, वहाँ पर पटाखा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं बारूद में, और गंधक होता है मिला हुआ, कोयला होता है, सोरा होता है। सोरा को ही, पोटेशियम नाइट्रेट को ही सोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी को मिलाकर बारूद बनाया जाता है। अब तो बारूद का उतना उपयोग होता ही नहीं है, सिर्फ पटाखे में ही होता है। गन पाउडर भी बारूद को बोल सकते हैं। बुलेट को आगे दिशा देने में बारूद का यूज होता है, बस इतना ही होता है। प्रश्न था 27वां कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2000 इसमें था 15 था कि 2015 किसने जीता, 2016 था, हाँ, किसने जीता। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2019 किसने जीता। तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2019 बांग्लादेश जीता। किसको हराकर, भारत को हराकर। इसी वर्ष 2020 के फरवरी में भारत 5वां बार विजेता बनने वाला ही था। तो डकवर्थ लुइस के माध्यम से भारत हार गया, और बांग्लादेश पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है, ठीक है, बांग्लादेश। अब अगले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ हुआ था? तो 1965 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद कहाँ है? तो ताशकंद रूस में एक स्थित शहर है। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के पीएम जो भी थे उनका नाम हमें बताना नहीं, याद नहीं रखना है, उनके बीच हुआ था। ठीक है, तो ताशकंद समझौता में क्या था कि चूँकि युद्ध करके भी भारत आया था, तो युद्ध विराम के बारे में और सीमा पर शांति हो, सुरक्षा हो, ये सब बारे में बातें थी। लेकिन आपको ये बात बहुत ही निंदनीय बात है कि ताशकंद में ही भारतीय प्रधानमंत्री उस समय के जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु का कारण बताया गया हार्ट अटैक, लेकिन ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है। ताशकंद एक रहस्य बनकर ही रह गया है। इनकी मृत्यु के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया और इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से नामित किया गया, लाल बहादुर शास्त्री के। ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था। ठीक है, 1965 युद्ध के बाद 1966 में हुआ था, सॉरी। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न कि आईसीटी का विस्तारित रूप क्या है? तो आईसीटी का विस्तारित रूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर, बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर पूरे विश्व में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हमसे ज़्यादा जानते होंगे, इसलिए इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा विकसित प्रोजेक्ट लून एक सर्च इंजन प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर स्थित हीलियम से भरे गुब्बारों के प्रयोग से ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करना है? तो 2015 में 2014-15 के आसपास गूगल एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट लून। इसके अंतर्गत क्या होता था, बड़ा बड़ा बैलून में हीलियम भर के उसे ऊपर कर दिया जाता था और उस बैलून पर ऐसा टावर जैसा कर दिया गया, ऊंचे स्थानों पर लगा दिया गया। वह बैलून 100 दिनों तक करीब हवा में रह सकता था, ऐसी इसकी खासियत थी। और उससे 3G स्पीड की नेट चलती थी, जहां जहां नेट नहीं चल सकता था वहां। तो इंडिया में भी ये सब बातें हुई थी, इंडिया भी इसका हुआ था। मैंने इसका जो गूगल का उस समय उसमें सहयोग किया था ना, अल्फाबेट कंपनी जो गूगल में उस समय सम्मिलित था, ये इस जो प्रोजेक्ट लून है इसका मेन दिमाग देने वाला वही था कि आप प्रोजेक्ट लून लाइए। अब तो उसी वर्ष 1-2 वर्ष के बाद ही अल्फाबेट कंपनी बाहर हो गई गूगल से। यदि कल का लेक्चर आप लोगों ने, अर्थात सेट नंबर 12 का लेक्चर आप लोगों ने एनटीपीसी की देखी होगी, तो उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि यह प्रश्न था कि गूगल से कौन कंपनी बाहर हो गई थी। ठीक है, तो इतनी प्रश्न है, प्रोजेक्ट लून गूगल लाया था। ठीक है, आज के प्रश्न इतने हुए। आप लोगों को उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे कमेंट करके जवाब में दीजिए। आप लोग घर पर रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोरोना वायरस से बचिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।